नमस्कार साथियों, आरडब्ल्यूएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आरडब्ल्यूएस क्लासेस यानी इसी चैनल पर आपके पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें आपका अब तक 10 टेस्ट जो है मॉडल पेपर करवा चुके हैं। ये है आपका 11वां मॉडल पेपर। ये कौन सा हो जाएगा? 11वां मॉडल पेपर आपको करवाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज जारी है मेरे साथियों, जांच ले अपनी तैयारी को। हूबहू इसी प्रकार का पेपर आपके सामने होगा, जिसमें आपको इस प्रकार से समय दिया होगा, प्रश्नों की संख्या दी गई होगी, अधिकतम अंक दिए गए होंगे और यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड गाइड किया जाएगा। तो हूबहू इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है साथियों। तो एग्जाम से पहले एग्जाम देना सफलता की कुंजी की पहली सीढ़ी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एग्जाम को और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं साथियों। साथियों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन जो साथी नए जुड़े हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आरडब्ल्यूएस फैक्ट वाली जो मुहिम चल रही है हमारी, वहाँ से क्लासेस मिलेंगी आपको। और राजस्थान करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट्स दिए जाते हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। डेली आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सुबह मॉर्निंग में आपको दिया जाता है, तो आप जब भी उठेंगे तो आपको जो है करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न मिलेंगे और वो रामबाण साबित होने वाले हैं आपके लिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स जहाँ पूछा जाएगा, वहाँ हमारी शॉर्ट सीरीज से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सपोर्ट किया है और सब्सक्राइब कर लिया है। अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अपने पहले प्रश्न की ओर। आ जाइए, ये है आपका पहला प्रश्न आपका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया शानदार व्याख्या के साथ हम प्रश्नों को कर रहे हैं और साथ में याद भी कर रहे हैं। आप सभी को पता है, जो साथी टेस्ट दे चुके हैं उन्हें पता है सारा कुछ। ठीक है, पीडीएफ भी आपको दी जाती है। पीडीएफ आपको मिलती है इंस्टाग्राम के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो बढ़े अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न देख लिया आपने। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? वही 1857 की क्रांति। भाई मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखी है, एक बार जरूर देखें। ये हो जाएंगे आपके पैट्रिक लॉरेंस जी। तो साथियों, 1857 क्रांति के समय हमारे जो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर थे, जनरल एजीजी थे, वो थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा, पैट्रिक लॉरेंस तो हो गए आपके एजीजी। ठीक है, अच्छा प्रथम एजीजी अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं हम कि प्रथम एजीजी आपसे पूछा जाए। प्रथम एजीजी, तो प्रथम एजीजी कौन था? प्रथम एजीजी था आपका, कमेंट में आप बता दीजिए, तब तक मैं भी यहाँ लिखता हूँ कि प्रथम एजीजी था आपका मिस्टर मिस्टर लॉकेट। कौन हो जाएंगे? प्रथम एजीजी थे आपके मिस्टर लॉकेट। अच्छा, बात करें भारत का गवर्नर जनरल कौन था इस वक्त, यानी 1857 क्रांति जब चल रही थी उस समय पर भारत का एजीजी कौन था? तो भारत का था आपके अ, भारत का हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है आपके भारत का एजीजी था। अच्छा, और इससे प्रश्न बनता है एजीजी से आपका कि इसका पद जो है, पद सृजित कब हुआ था? पद सृजित कब किया गया था? तो पद सृजित हुआ था आपका 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में इसका पद सृजित हुआ था। और आपके क्रांति के समय के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाता है महारानी विक्टोरिया को लेकर। तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। अच्छा, पीएम से भी प्रश्न बनता है कि क्रांति के समय पीएम कौन था? तो पीएम था आपका लॉर्ड पामस्टर। लॉर्ड पामस्टर। लॉर्ड पामस्टर जो है आपका पीएम हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड पामस्टर कौन हो जाएगा? पीएम हो जाएगा आपका। अच्छा, क्रांति की शुरुआत जो है कब होती है राजस्थान में? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में तो आपकी होती है 28 मई को, है ना। लेकिन पूर्व में जो तिथि निश्चित, यानी कि क्रांति की योजना किसने बनाई थी? आपके रंगोजी बापू और अजमुल्ला खान ने। तो रंगोजी बापू, जिन्हें राणोजी भी कहते हैं, और अजीमुल्ला खां कानपुर वाले, इन्होंने जो है क्रांति की योजना बनाई थी। और प्रतीक चिन्ह क्या रखा था, ये आपको कमेंट में बताना है कि 1857 की क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था वो क्या था। ये आपको कमेंट में जवाब देना है साथियों। ठीक है,
तो राजस्थान में क्रांति का जो नेतृत्व किया था खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। आहुआ के ठाकुर थे जिन्होंने मैकमोहन का सिर काट कर आहुआ के किले पर लटकाया था, आप सभी को याद होना चाहिए। आहुआ का युद्ध मैंने बताया था आपको। तो 31 मई को जो है क्रांति करनी थी, लेकिन प्रारंभ कब हो गई, तो मेरठ से प्रारंभ हुई 10 मई को, 10 मई को हो गई, और अपने राजस्थान में 28 मई को प्रारंभ हुई। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि दो छावनियां ऐसी थी जहां से जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो 1857 की क्रांति में आपके खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी मैंने आपको छावनियों को बहुत बढ़िया तरीके से याद करवाया है। हर एक टेस्ट में जब भी प्रश्न आता है तो मैं एक ट्रिक जरूर साझा करता हूँ आपके साथ कि ए नन्नी ब्याह देखन चली। तो ए से आपका एरनपुरा, न से आपका नसीराबाद, नी से आपका नीमच, ब्याह से आपका ब्यावर, और दे से आपका देवली, और ख से आपका खैरवाड़ा। इस प्रकार से हमने बढ़िया तरीके से याद की है। आप एक बार 1857 क्रांति की क्लास जरूर देखिए हमारी, है ना। वहां से आपको इससे 57 क्रांति से कोई भी प्रश्न आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, और टाइटल क्या दिया है कि अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में था। तो मुख्यालय अगर पूछा जा सकता है आपसे तो अजमेर हो जाएगा, जिसे 1845 ईस्वी में आबू यानी गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आबू में आप सभी को पता, माउंट आबू यानी कि वहाँ पर गर्मी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर इसको स्थानांतरित किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। तो ये थी आपकी परोपकारिणी सभा। कौन सी हो जाएगी? परोपकारिणी सभा थी। फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की जो है स्थापना की थी, और ये सभा जो है संस्था आपके कालांतर में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। कहाँ स्थानांतरित की? उदयपुर में आपके स्थापना हुई, और अजमेर में स्थानांतरण इसका कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा के राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? तो सागरमल गोपा को जो है आपके 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 1938 में प्रजामंडल मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इनको याद भी करवाया है बहुत बढ़िया ट्रिकों के माध्यम से। तो 1938 में आपके जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे आपके जमनालाल बजाज जी। कौन थे? जमनालाल बजाज। अच्छा, भंवरलाल सर्राफा कहाँ के थे आपके संस्थापक? तो भंवरलाल सर्राफा थे आपके मारवाड़ के, मारवाड़ के। और बात करें बलवंत सिंह मेहता जी, तो बलवंत सिंह मेहता थे आपके मेवाड़ के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, चलिए देख लेते हैं क्या है। तो प्रश्न है आपका नंबर 5वां कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी? तो ये थी आपकी मेवाड़ से। तो राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ था, और इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। तो धाकड़ जाति के जो जाट थे उनको दिया जाता है, ठीक है साहब। चलिए, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए जाने गए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? तो ये डूंगरपुर जिले से संबंधित थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, ठीक है। चलिए, राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपके ACL कालाइल। किसको जाता है? ACL कालाइल को, ACL कालाइल हो जाता है साहब। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कालाइल को दिया गया है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका घोषुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो घोषुंडी शिलालेख आपका ब्राह्मी जो लिपि है उसमें लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। साथियों, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर शेयर करें, और कैसी लगती है क्लासेस वो भी जरूर बताएं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उससे भी हमें डबल मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ग्रो करें, ठीक है। चलिए प्रश्न है 9 आपका, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो ये था आपके जयपुर के आसपास। कहाँ था? जयपुर के आसपास था साहब।
राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बागरछाल एवं सिवी ने नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया था। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजधानी में कितनी सीटें थी? तो लोकसभा की जो राजधानी थी इसमें 1952 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें आई थी? तो ये आई थी आपके 20 सीटें आई थी। ठीक है, 20 सीटें आई थी। फिलहाल आपके आती है शायद 25 सीटें, 25 सीटें इसकी आती है और जो है आपके 10 सीटें और उसकी आती है राज्यसभा की। ठीक है, तो टोटल में आके 35 जो सीटें हैं विधानसभा में आपके राजस्थान की रहती हैं। चलिए प्रश्न है आपका 11वां। इजारा जाना जाता है, यानी इजारा जो शब्द है इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, ये मान लीजिए। तो इजारा आपका राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है। राजस्व विभाग की जो ठेका प्रणाली होती है उसके लिए जाना जाता है। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर राज्य में इजारा को मुकाता के नाम से जाना जाता है। तो आपको इन सभी शब्दों को याद रखना होगा, इन सभी शब्दों को आपको याद रखना होगा मेरे दोस्त। मुकाता को याद करना होगा, आंकबंदी को याद करना होगा, ठेका को याद करना होगा और इजारा को याद करना होगा। यानी इजारा, ठेका, आंकबंदी, मुकाता। ठीक है, ये सभी एक ही शब्द है, राजस्व की विभाग की जो ठेका प्रणाली होती है उसका। ठीक है, चलिए अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो अंग्रेजों से संधि तो आपके भरतपुर राज्य ने सर्वप्रथम की थी। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी आपके 184 लाख। कितने हो गए आएगी? 184 लाख। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल यानी 12,000 वर्ग किलोमीटर एवं वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। अच्छा, मत्स्य संघ में जिले कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया है ट्रिक के माध्यम से। हमारी ट्रिक थी ए, बी, सी और डी। ए से था आपका अलवर, अलवर। बी से था आपका भरतपुर, भरतपुर। सी से था आपका करौली और डी से था आपका धौलपुर। ठीक है, धौलपुर। तो इस प्रकार से आपके मत्स्य में चार जो ये रियासत थी ये शामिल थी। ठीक है, चलिए बड़े आगे आ जाइए। प्रश्न नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यानी अबुल फजल ने कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, नग्न है, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये कहा गया है आपके रणथंभौर दुर्ग के लिए, बख्तरबंद कहा है अबुल फजल ने। ठीक है, चलिए अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। चलिए आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव जो है आपके गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। चलफिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चलफिर शाह की दरगाह आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित हजरत चलफिर शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। अच्छा, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम है आपके शरद मंदिर। क्या हो जाएगा? शरद मंदिर हो जाएगा। हवा महल की 5 मंजिलों के नाम है शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपरी आपकी हवा मंदिर। भाई हवा ऊपर ज़्यादा अच्छी आती है तो हवा मंदिर। तो आपको पात्रों को ही याद रखना है वैसे कि शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, 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 शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। नीचे से ऊपर उठना है। ठीक है, नीचे से ऊपर उठना है। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। ठीक है, नीचे भाई शरद, सर्दी, फिर विचित्र, फिर प्रकाश आ गया, फिर हवा आ गई, रत्न। अच्छा, शरद, शरद फिर रत्न, रत्न के बाद विचित्र, विचित्र के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद हवा। ठीक है, याद कर लेना। राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान बड़ा बाग छतरिया आपके जैसलमेर में स्थित है। बड़ा बाग यह जैसलमेर के महारावलों के शमशानों पर बनी कलात्मक छतरियों के लिए विख्यात है। महारावल जैत्र सिंह ने 1885 ईस्वी में जैतसर सरोवर का निर्माण करवाया और यहाँ क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी स्थित है। और जब बड़ा बाग आपको पता चला, इसी से संबंधित ऐसी शब्द से आपके और भी छतरियाँ है। जैसे है आपकी प्रश्न बनता है आपका
चारबाग। चारबाग कहाँ है? केसरबाग कहाँ है? चारबाग, केसरबाग। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएंगे आपके? केसरबाग, चारबाग आपकी हो जाएगी केसर बाग। केसरबाग आपकी है बूंदी में, बूंदी में। और आपकी चारबाग, चार बाग। चारबाग कहाँ है? ये है आपकी कोटा में। और बूंदी अगर ऑप्शन में आता है, मतलब कोटा नहीं आता है, कोटा की जगह बूंदी आता है, तो बूंदी आपको करना होगा। ठीक है, बूंदी में भी स्थित है। तो चारबाग, केसरबाग और बड़ा बाग, तीनों बागों को आपको याद रखना है। ठीक, ये तीनों बाग ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा कि केसरबाग आपके बूंदी में, चारबाग आपकी बूंदी और कोटा में स्थित है। अगर ऑप्शन में कोटा आता है, कोटा बूंदी दोनों आते हैं, तो आपको कोटा सही करना है। चारबाग का प्रश्न आता है तो ठीक है। और अगर ऑप्शन में कोटा नहीं दिया होता है, बूंदी आता है, तो चारबाग आपको बूंदी में टिक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह की व्याख्या के लिए आप हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, मेडतनी जी की बावड़ी स्थित है। तो मेडतनी जी की बावड़ी आपके झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में आपके मेडतनी जी की बावड़ी स्थित है। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो निहाल चंद आपके सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। किसके थे? निहाल चंद सावन सिंह के चित्रकार थे। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो भंग नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त करते विधानसभा यानी विधान परिषद को। विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कि म्हारी बरसालेरी मूमल, म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आली जेरे देव नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आली जेरे रे देव। ये है आपके जैसलमेर का, जैसलमेर जिले का लोकगीत है ये कि म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आले जी रे देव। जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल यानी लोदरबाग जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल, उसकी सुंदरता का नक्श सिख तक वर्णन किया जाता है, यानी नक्श और सिख तक इसका वर्णन किया जाता है, सुंदरता के लिए गाया जाता है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो मुंह से आपके अलगोजा बजाया जाता है। ठीक है, चलिए। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो भीलों द्वारा विवाह पर जो नृत्य किया जाता है वो आपका हाथीमना कहलाता है। हाथीमना विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। चलिए, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं, तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार थे आपके शाह अली और तुक नगीर। तुक नगीर, तुर्रा तुक, तुर्रा में तुक लगा देना है आपको। क्या कर देना है? तुर्रा में तुक लगा देना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 26 है, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिमनिया पहना जाता है आपके गले में। गले में ताबीज के रूप में स्त्री व पुरुष पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है तिमनिया। ठीक है, चलिए। 27वां प्रश्न है आपका, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। तो कालाजी आपके केसरिया नाथ जी हो जाएंगे, ऋषभ देव जी भी और आदिनाथ जी। तो जो कालाजी है हमारे मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के जो भील हैं, इनके आपके केसरी नाथ भी होंगे, ऋषभ देव जी भी होंगे और आदिनाथ जी भी होंगे। ये तीनों ही उनके कालाजी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी आंसर। गौना रस्म किससे संबंधित है? गौना रस्म आपके विवाह से संबंधित है। आप सभी जानते हैं गौना होता है मतलब विवाह के बाद में लड़कियां जब आती है दुल्हन बन के, तो तब गौना होता है। फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। इस रस्म में लड़की वाले वर के परिवार वालों के कुछ समय कुछ कुछ वस्त्र और नकद जो भी उनका इच्छा होती है उस हिसाब से देते हैं। ठीक है, चलिए बड़े आगे आ जाइए। प्रश्न नंबर है आपकी स्क्रीन पर 29। ये कहता है कि राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो गौरबंद आप सभी को ज्ञात है, ऊंट का जो श्रृंगार होता है गौरबंद। अच्छा, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना होती है आपके 1956 ईस्वी में। राजस्थान पर्यटन के विकास हेतु 1955 में पर्यटन निदेशालय और 1956 में पर्यटन विभाग को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ? तो राजस्थान का उद्भव आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए, 32वां प्रश्न है आपका, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है, यानी राजस्थान में जो पवाड़ा होता है ये लोक गाथा कहलाती है। पवाड़ा क्या कहलाता है? लोक गाथाएं होती है पवाड़ा।
तो पवाड़ा क्या हो जाएगा, लोक गाथा हो जाएगी तो मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर कि जम्भोजी के अनुयायी, जम्भोजी महाराज के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। तो जम्भोजी महाराज के अनुयायी जो है बिश्नोई समाज के जो व्यक्ति रहते हैं वो अनुयायी रहते हैं। जम्भोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर के समस्त समराथल धोरा नामक स्थान पर, समराथल बीकानेर में समराथल धोरा नाम का स्थान है, वहां पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं। यानी 29 नियम जो है प्रतिपादित किए थे, ठीक है, 29 नियम प्रतिपादित किए, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या, बिश्नोई समाज का एक प्रकार से गुरु कह सकते हैं, उन्हीं की स्थापना की थी इसमें इन्होंने। ठीक है, कब की थी, तो 1485 ईस्वी में की थी। चलिए, कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं तेजा जी को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है, धौलिया जाट कहते हैं। क्या कहते हैं, धौलिया जाट कहते हैं, धौलिया जाट, आ, धौलिया, धौलिया जाट कहते हैं, है ना, धौलिया जाट। चलिए, सांवर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। तो सांवर झील में आपके शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। जयपुर के पास सांवर झील में अवस्थित शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। यहाँ देवयानी तीर्थ भी स्थित है। तो सांवर झील के पास आपको शाकंभरी देवी का मंदिर मिलेगा और देवयानी तीर्थ भी मिलेगा। अच्छा, पूछ लिया जाए शाकंभरी शक्तिपीठ कहाँ है, तो शक्तिपीठ आपके सीकर की पहाड़ियों में स्थित है। चलिए, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कौलायत में कब भरता है। तो राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कौलायत में आपके भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है साहब। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार है, वह है त्योहार कौन सा है। मतलब भाद्र मास के, अभी भाद्र मास चल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो भाद्र मास का कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार है आपका उप छठ। उप छठ का त्योहार, इस त्योहार को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं मनाती है। वे इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती है और नहीं कुछ खाती है, शाम को चंद्रमा देखकर ही भोजन करती है। 38वां प्रश्न है दूतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है ये। दूतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई, कानो मिर्जाई अंग रखी से संबंधित है। किससे है, अंग रखी से संबंधित है। दूतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई अंग रखी। बिशल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है। तो बिशल देव रासो की मुख्य महिला पात्र आपकी राजमती। राजमती, राजमती नाम तो सुना होगा आपने, वो कौन सी कोई मूवी है ना यार, वो शिवकामनी, राजमती शिवकामनी कुछ ऐसे बोलते हैं उसमें, बाहुबली में, है ना, तो उसे याद कर लेना, राजमती, बिशल देव रासो में राजमती। नरपति नाले द्वारा लिखित यह ग्रंथ सांवर के राजा बिशल देव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। तो बिशल देव रासो और राजमती की जो प्रेम कथा थी उस पर जो है ये बिशल देव रासो ग्रंथ लिखा गया है, नरपति नाले द्वारा। इन लेखक को याद जरूर रखना, यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है। प्रश्न नंबर 40 है पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है आपके अथुणो। अथुणो कहा जाता है, यानी आपसे कहा जाए कि पश्चिमी दिशा के लिए, पश्चिमी दिशा अथुणो, अथुणो। ठीक है, अब कोई कहे आपसे कि जैसलमेर किधर है, यानी पश्चिम दिशा, आप बोलेंगे पश्चिम दिशा में, तो आप बोलना अथुणो में, अथुणो में, है ना, याद भी रहेगा और मजा भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। तो विवाह समारोह से आपके पानीवाड़ा जो है संबंधित नहीं है, बाकी आपका बड़ार है, बरीपडला है और कन्या वल हो जाएंगे। व्यक्ति की मृत्यु के समय लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं, इस प्रकार के स्थान को क्या कहा जाता है, पानीवाड़ा कहते हैं, पानीवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42वां कि राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो पहली तो आपकी मीणा हो जाएगी, ठीक है, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति पूछिए आपसे, तो तृतीय हो जाएगी आपकी डामोर जनजाति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेवरी आभूषण पहना जाता है। तो नेवरी आभूषण आपका पहना जाता है पैरों में। नेवरी कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा पैरों में आवलों के साथ ही पहना जाने वाला कड़ा विशेष नेवरी या नेवर के नाम से जाना जाता है। जो कड़ा होता है ना, कड़ा पहनते हैं, आपने देखा होगा अपनी दादी वगैरह वो कड़ा पहनती है पैरों में मोटे मोटे, तो उनको नेवरी कहते हैं, नेवर या फिर नेवरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 44। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से 18 जनवरी 2024 को कौन सा उर्स लगा। तो ये लगा था आपके 18 जनवरी 2024 को 812वां उर्स लगा था।
कौन सा लगा था? तो ये करंट का प्रश्न हो जाएगा आपका कि 2000 जनवरी 2024 में यानी 18 जनवरी को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर उर्स लगता है, आप सभी को ज्ञात है। तो वो कौन से नंबर का था? तो वो था आपका 812वां। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का आभूषण हो जाएगा आपका सरपेच। सरपेच, सर पे पेच, पगड़ी का आभूषण हो गया सरपेच। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, सरपेच पगड़ी ऊपर सर पे पहनी जाती है, सर में पेच, सरपेच पगड़ी का ही तो हो गया। ठीक है, चलिए। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है वो श्रावण तीज से माना जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आरंभ तीज से होता है और समापन गणगौर से होता है। कहा भी गया है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी गणगौर मतलब गणगौर का समापन हो गया और तीज त्योहारा बावड़ी यानी कि तीज आपकी श्रावण तीज से आपके त्योहार स्टार्ट होते हैं और त्योहारों का समापन गणगौर कर देती है। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। चलिए, किस संप्रदाय में सबको न जलाकर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है? तो ये है आपके दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय में सबको जलाया नहीं जाता है, जबकि उसको पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाथी महोत्सव का आयोजन होता है, तो हाथी महोत्सव का आयोजन आपके जयपुर में होता है। हाथी समारोह का आयोजन जयपुर में फाल्गुन यानी कि मार्च माह में होता है। मार्च के महीने में, फाल्गुन के महीने में हाथी महोत्सव का आयोजन होता है आपके जयपुर में। प्रश्न नंबर 49 है आपका, निम्न में से ढोल नृत्य किन जिलों का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य आपके सांचौर और जालौर का हो जाएगा। सांचौर और जालौर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। अलवर भरतौर का आप सभी को मालूम है बम नृत्य किया, बम नृत्य जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 50 है आपकी स्क्रीन पर। तो मरु महोत्सव मनाया जाता है आपके जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में आपका मरु महोत्सव मनाया जाता है। और 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। अगला हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में जो है आपके 150 प्रश्न कंप्लीट होंगे, 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा और अपना सुझाव ज़रूर रखें, है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करें। हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट सीधे बात कर सकते हैं, पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा और ज़रूर करिएगा, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। अगला आएगा आपका पार्ट 2, उसमें हम करेंगे इस टेस्ट को कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। पढ़ते रहे और टेस्ट सीरीज में जुड़ते रहे। धन्यवाद।